देखिए, आज भाग 2 शुरू करेंगे एविडेंस एक्ट का। भाग 2 जो है आपका सबूत के विषय में है। 56 से लेके 100 तक जो है आपका भाग 2 जाता है, ये भी याद रखना है आपको। भाग 1 जो है आपका 1 से 55 तक जाता है और ये जो है आपका 56 से 100 तक जाता है। 101 से जो है आपका लास्ट 167 तक जो है भाग 3 जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीनों भागों के नाम भी याद रखना है। ठीक, तो भाग 2 जो है सबूत के विषय में, इसको अपन पढ़ेंगे। इसमें ये 56 सेक्शन है। सबसे पहले 56, ये तीनों का जोड़ा है। 56, 57 और आपका 58, ये तीनों आपको याद करने इकट्ठे। ठीक है, तीनों का क्या है, सेट है पूरा। 56 कहता है न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं। पहले तो तीनों आपको याद रखना है। न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य, ये याद रखना है। न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। ये आपको याद रखना है कि न्यायिक रूप से अपेक्षणीय जो तथ्य होते हैं उनको साबित करना आवश्यक नहीं है। पहले तो इस पूरा हेडिंग ही याद रखना है आपको। ठीक है, फिर अभी मैं बताता हूं। उसके बाद आपको याद रखना है वे तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। वे तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। और तीसरा है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं। स्वीकृत तथ्य। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है आपको पहले याद रखना है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं। स्वीकृत तथ्यों को साबित करना नहीं है। तो तीनों पहले क्रम से याद रखना है। कौन कौन से तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं होते? ऐसे तथ्य जो न्यायिक रूप से अपेक्षणीय होते हैं और दूसरे जो स्वीकृत तथ्य होते हैं। ठीक है, तो ये दो तथ्य जो है ऐसे हैं जिनको जो है साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक वो तथ्य होते हैं जो न्यायिक रूप से अपेक्षणीय होते हैं, न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो स्वीकृत होते हैं। और 57 में वो बताया कि किन तथ्यों की न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी, है ना। तो वो लिस्ट पूरी 57 में दे रखी है। तो दो प्रकार के तथ्य होते हैं, एक होते हैं न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य और दूसरे होते हैं स्वीकृत तथ्य। अब बात आती कि भाई न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य क्या होते हैं। तो न्यायिक रूप से अपेक्षणीय, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं। केवल एक हेडिंग लिखी है, तो कुछ खास तो उसमें लिखा नहीं। तो न्यायिक अपेक्षा का मतलब, अपेक्षा का मतलब क्या है? ऐसे तथ्य जो न्यायालय के ज्ञान में होते हैं, ज्ञान या संज्ञान में है। ज्ञान या कह लीजिए संज्ञान भी कह सकते हैं, संज्ञान में है। ज्ञान या संज्ञान का मतलब जिसकी नॉलेज न्यायालय को है, जो न्यायालय जानता है जिन तथ्यों को, जिस बात के बारे में न्यायालय जानता है, उस बात को आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई तथ्य आप साबित करना चाहते हैं या कोई बात आप साबित करना चाहते हैं, वो मेरे को पहले से पता है, तो क्या आपको साबित करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऐसे ही वो कहता है कि कोई तथ्य जो न्यायालय के ज्ञान में है, न्यायालय जानता है उसके बारे में, है ना, न्यायालय को नॉलेज है, न्यायालय जानता है, उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जिस तथ्य का न्यायालय को ज्ञान है या न्यायालय को संज्ञान है, उन तथ्यों को जो है साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही स्वीकृत को देख लेते हैं यहाँ, फिर उसके बाद लिस्ट देखेंगे इसकी बात में कि किन तथ्यों की न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा होती है। दूसरा है स्वीकृत तथ्य। ये कहता है दूसरा, देखिए 57 देख लीजिए पहले, फिर 56 की लिस्ट देखेंगे। 58 सॉरी, 58 कहता है स्वीकृत तथ्यों का साबित करना आवश्यक नहीं है। ये कहता है किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी समय प्रबद्ध नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है, परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी साबित किए जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षा कर सकेगा। ये क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि स्वीकृत तथ्यों को भी साबित करना आवश्यक नहीं। स्वीकृत तथ्य क्या होते हैं? स्वीकृत तथ्य का अर्थ होता है ऐसे तथ्य जिस पर दोनों पक्षकार सहमत होते हैं। दो पार्टी होती ना, कोई भी तथ्य, स्वीकृत तथ्य वो होते हैं जिसपे विवाद ही नहीं है। जब विवाद नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि जब विवाद नहीं होता है किसी तथ्य पे, तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कुल मिला के आप ये याद रखें कि ऐसे तथ्य जिन पर विवाद नहीं होता है, जिन पर विवाद नहीं है, वो विवाद किस पर नहीं होता है? विवाद उस पर नहीं होता जहां दोनों लोग स्वीकार करते हैं उस तथ्य को, जहां दोनों स्वीकार करते हैं, जहां दोनों उस तथ्य को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे तथ्य जहां दोनों लोग उस तथ्य को स्वीकार करते हैं या जिन पर कोई विवाद नहीं होता है। तो विवाद तो उसी चीज पर नहीं होता है जहां दोनों राजी होते हैं, उनको पता है कि हाँ ये तथ्य है, दोनों उस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ ऐसी बात है। जब एग्री करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कह रहा है चाहे वो न्यायालय में इन्होंने आपस में स्वीकार की हो या पहले कोई लिखित करार वगैरह जो हुआ हो, अभिवचन वगैरह उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो, या अभिवचन के संव्यवहार से स्पष्ट हो कि दोनों ने उस तथ्यों को स्वीकार किया, तो कुल मिला के दोनों लोग उस तथ्य को स्वीकार करते हो और उस पर कोई विवाद ना हो, ऐसे तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक सी बात है कि क्यों सुनेगा न्यायालय, या आप काय कुछ फालतू में उसका तर्क दोगे। जब उस पर विवाद ही नहीं है तो उसको आप क्लियर करने के लिए क्या तथ्य दोगे? कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है ना। लेकिन परंतु कहता है, परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकाधिकार अपेक्षा कर सकते हैं। ये न्यायालय का विवेकाधिकार है। अगर मान लो जी कोई स्वीकृत तथ्य है भी और न्यायालय को लगता है कि नहीं भाई स्वीकृत है, दोनों ने आपसी सहमति है, दोनों उस पर कोई विवाद नहीं है, फिर भी अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं इन तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए, तो उसकी अनुमति दे सकता है, अन्य तथ्यों से साबित करने के लिए कह सकता है कि भाई इन तथ्यों को साबित करो। अब ये मामले पे डिपेंड करता है, कुछ मामला ऐसा होता है भले ही वो तथ्य स्वीकृत है, उस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन न्यायालय को लगता है कि मामले का और अच्छी तरीके से समाधान तभी हो पाएगा जब ये स्वीकृत तथ्य इसका निराकरण हो जाए। भले ही इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन न्यायालय को लगता है कि नहीं इसको साबित किया जाना चाहिए, तो न्यायालय ऐसे साबित करने के लिए कह सकता है। ठीक है, यहाँ कह सकता है। तो ये याद रखेंगे कि जो तथ्य न्यायालय के ज्ञान में होते हैं उनको साबित करना आवश्यक नहीं होता, और जो तथ्य स्वीकृत होते हैं उनको साबित करना आवश्यक। परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, और दोनों मिला के भी पूछा जाता है कि कौन कौन से तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। एक तो जो न्यायालय के अपेक्षणीय है, मतलब जिनका ज्ञान न्यायालय को है, वो तथ्य। दूसरा वो तथ्य जो अपने आप में स्वीकृत होते हैं या स्वीकृत तथ्य होते हैं, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब 5757 कहता है वे तथ्य जिनकी न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। मतलब न्यायालय को ज्ञान होना चाहिए इन तथ्यों का, न्यायालय के ज्ञान में होना चाहिए। एक लिस्ट दे रखी है, देखिए 50 आपका 7 में, इसमें कम से कम 13 जो है प्रकार बताए गए हैं, 13 जो तथ्य हैं जिनका न्यायालय को ज्ञान होता है और होना चाहिए, न्यायालय को अपनी नॉलेज में रखना चाहिए। ये तथ्य वो कौन कौन से हैं, देखिए ये कहता है न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगा। तो एक लिस्ट है पूरी, देखिए पहला, इसको एक बार आपको पढ़ना है, एक या दो बार इसको पढ़ना है बस। ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबद्ध समस्त विधियां, ये क्या है क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, इसकी लिस्ट में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, कह रहा है कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रबद्ध समस्त विधियां, तो भारत में जो भी लॉ लागू होता है, स्वाभाविक सी बात है न्यायालय को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा लॉ है। अब लॉ के बारे में थोड़ी ना आप साक्ष्य दोगे कि भाई ये फलाना लॉ है, फलानी सरकार, कोई भारत में जितना भी लॉ चलता है, जितना भी लॉ लागू है, उसकी जानकारी सभी न्यायालयों को होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा कहता है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या एतदमस्पास पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट तथा वे समस्त स्थानीय और पर्सनल एक्ट जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने निर्दिष्ट किया है, उनकी न्याय की अपेक्षा की जाए। अब आप कहोगे कि साहब ये यूनाइटेड किंगडम इसलिए आ रहा है कि अपन एविडेंस एक्ट ही पढ़ रहे हैं, ये सब कब का है, 1872 का। उस समय यूनाइटेड किंगडम वगैरह इनके द्वारा ही ये पारित किया गया था, है ना। उस समय भारत सरकार तो थी नहीं, इसीलिए इस शब्द को जोड़ा गया है कि यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि अपन जानते हैं कि आज भी अपने यहाँ जितने भी लॉ चलते हैं अधिकतर अंग्रेजों के जमाने के चलते हैं, चाहे आईपीसी की बात कर लो, चाहे आप एविडेंस की बात कर लो, ये सारे एक्ट कितने अंग्रेजों के जमाने के हैं। उस समय अपने यहाँ ये क्या क्राउन का शासन हुआ करता था, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, तो इसीलिए उस शब्द को जोड़ा गया है। अगर उसको हटा देते या इसको नहीं जोड़ते तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए इसको अभी रखा गया है कि जो यूनाइटेड किंगडम के जो भी एक्ट थे, यानी कि उदाहरण के लिए मान लो हमारा एविडेंसी एक्ट हो गया या मान लो आईपीसी एक्ट हो गया, ये उस समय का एक्ट है।
तो इनका भी नॉलेज जो है, जो भारत के जो न्यायालय है उनको होना चाहिए। जो पहले हमारे देश में लागू हो चुके थे वो सारे लॉ जो आज भी लागू है उसका भी ज्ञान किसको होना चाहिए, हमारे न्यायालयों को होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कहता है भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली। ये कह रहा है कि जो आर्मी से संबंधित जो नियम है, इनके लॉ जो होते हैं, चाहे वो भारतीय सेना की बात कर लीजिए, चाहे वायुसेना की बात कर लीजिए, या फिर आपकी ये क्या कहते हैं जल सेना की बात कर लीजिए। नौसेना मतलब जली सेना होती है, तो नौसेना या वायुसेना या फिर थल सेना, मतलब तीनों प्रकार की सेना होती, थल, जल और वायु। तो इनसे संबंधित जो नियमावली है, जो नियमावली बनाई गई है, इनका जो लॉ है उसकी भी नॉलेज जो है न्यायालय को होनी चाहिए, क्योंकि उसका न्यायिक पद है। स्वाभाविक सी बात है, जब न्यायालय ही अगर लॉ की जानकारी नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, है ना। तो सारा लॉ इनको पता होना चाहिए, चाहे वो सेना से संबंधित लॉ भी क्यों ना हो। ठीक है, उसका भी इनको लॉ होना चाहिए। अगला कहता है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की, भारत के संविधान की सभा की, संसद की तथा किसी प्रांत या राज्य में तत्समय प्रबद्ध विधियों के अधीन स्थापित विधानमंडलों की कार्रवाइयों का अनुक्रम। ये कहता है कि जो पहले कार्रवाइयां, अब यूनाइटेड किंगडम वही बात जो बार बार आएगी कि जो बात पहले जो कार्रवाइयां हुई थी, संसद में जो कार्रवाइयां होती, विधानमंडलों में जो भी कार्रवाइयां वगैरह होती हैं, उसकी भी जानकारी जो है न्यायालय को रखनी चाहिए, उसकी नॉलेज न्यायालय को होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई वगैरह है तो उसको साबित करने की आपको आवश्यकता नहीं, माना जाएगा कि ये न्यायालय के संज्ञान में है, ये न्यायालय के ज्ञान में है ना। ठीक है। अगर कोई लॉ की बात आ जाती तो उसको आपको सिद्ध नहीं करना कि फलानी वो सरकार ने फलाने सन में पास किया था, वो इतनी तारीख को पास हुआ था, लागू हुआ था, जिससे आपको क्या है साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये न्यायालय अपने आप में संज्ञान ले लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट वगैरह जो पहले होती थी जब अंग्रेजों का शासन था उस समय, या भारत के संविधान की सभा वगैरह द्वारा, या संसद द्वारा आप कह लीजिए, या विधानमंडलों द्वारा जो तत्समय प्रबद्ध जो विधानमंडल वगैरह हैं, उनकी कार्रवाइयों के अनुक्रम में जो भी निर्णय वगैरह जो भी होते हैं उसका भी ज्ञान किसको होना चाहिए, न्यायालय को होना चाहिए। मतलब उसके लिए उसका भी आपको साक्ष्य देने का आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये न्यायालय के संज्ञान में होते हैं। अगला कहता है ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु राज्यरोहण और हस्ताक्षर। ये कहता है जो हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, सिग्नेचर वगैरह होते हैं पुराने जो सरकारी द्वारा किए जाते हैं, वो तो खैर होते ही हैं। इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड वगैरह ये इसीलिए दिया गया, उस समय अपने पास क्राउन का था, और आज भी वो हस्ताक्षर वगैरह कई जगह लिखे होंगे, चलते होंगे, तो उनका भी जो ज्ञान है सरकार के क्या कहते हैं आपके न्यायालय को होना चाहिए। मतलब ये चीजें भी आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं कि भाई ये क्राउन के साइन है। अगर मान लो कोई विवाद होता है या आपके पास पुराना कोई दस्तावेज है, बहुत पुराना, आपके दादा परदादाओं का, उस पे क्राउन के कोई साइन वगैरह है, तो अब आप उसको साबित करोगे तो उसकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, वो तथ्य साबित करने की जरूरत नहीं है। अगला कहता है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभुत्व, ये हो गया। आगे है वे सब मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करते हैं, भारत के वे सब न्यायालय और केंद्र सरकार या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मुद्राएं, नवाधिकरण समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालयों की और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं, और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी एक्ट या भारत के किसी विधि का बल रखने वाले अधिनियम या विनियमन द्वारा उपयोग के लिए प्राधिकृत है। तो सिंपल सी बात है कि सब याद रखें कि जितनी भी मुद्राएं होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं सारी चीजें, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट की हो, अंग्रेजी न्यायालय द्वारा जो स्वीकार की जाती हो, या आपकी जो नोटरीज पब्लिक जो मुद्राएं वगैरह लगाते हैं इनकी जो मुद्राएं हो, या कुल मिला के जितनी भी मुद्राएं जो शासकीय कार्यों में चलती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, मुद्राएं मतलब सील सिक्के जो लगाए जाते हैं, उनको भी साबित करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो भी न्यायालय के ज्ञान में। मतलब ये कि भाई ये नकली है या असली है, अगर उस पर कोई विवाद होता है तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो न्यायालय खुद ही देख लेता है ना। तो उसका ज्ञान न्यायालय को होना चाहिए कि ये मुद्रा किसकी है ना। मुद्रा लगी रहती, सील लगी रहती, उसका ज्ञान न्यायालय को होना चाहिए कि किसकी मुद्रा है। आगे कहता है किसी राज्य की किसी लोकपद तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों का कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत और हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उसकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति शासकीय लोक सेवक है या नहीं है, कोई पद धारण करता है या नहीं करता है, इसको भी आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी न्यायालय को ज्ञान होना चाहिए इस चीज का कि कौन सा व्यक्ति है, उसकी नियुक्ति कब हुई है, क्या है। अगर नियुक्ति संबंधी कोई है तो वो तथ्य भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि वो माना जाएगा कि ये न्यायालय के ज्ञान में, इसका न्यायालय स्वयं संज्ञान लेगा। ठीक है, तो उसको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला कहता है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य
या प्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज। अब ये आप कहोगे कि भैया जी भारत का झंडा है कि नहीं है, उस पर विवाद करो ना, तो वो न्यायालय मान के चलेगा, है ना। उसमें आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि ये भारत का नहीं है, ये क्या है, वो भी झंडे हो गए आपके, और भी जो राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह होते हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, उपाधियां वगैरह जो होती हैं वो सब, उसको भी आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं, वो सब न्यायालय के ज्ञान में होती है ऑटोमेटिकली, मतलब न्यायालय को ज्ञान होता है। अगला कहता है समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग, शासकीय राजपथ में अधिसूचित लोक उत्सव, अवकाश के दिन। अब ये कहता है कि आपको ये भी मान लो को छुट्टी का दिन है, अवकाश के दिन है, कैलेंडर जो सरकारी छपते हैं उनके बारे में भी साबित करने की आवश्यकता नहीं, वो भी न्यायालय के ज्ञान में होते हैं, जो शासकीय गजट वो क्या कहते हैं शासकीय जो। अब और इसके अलावा जो भारत की भौगोलिक स्थिति, अब आपको ये साबित नहीं करना कि भाई ग्वालियर फलानी जिले में फलानी जगह आता है, वो फलानी पठार में आता है, ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ये न्यायालय को ज्ञान है ना। तो ये सारी चीजें ज्ञान की है, न्यायालय के ज्ञान में, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कि इतना ही पर्याप्त है कि फलाना ग्वालियर का है और वो बात है, बस इतना करें। उसके अलावा आपको ये नहीं सिद्ध करना कि मध्य प्रदेश में है फिर फलाने उधर है और दिखाने उधर है, वो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वो तथ्य क्या है न्यायालय के ज्ञान में ऑलरेडी होता है। ठीक है, अवकाश के दिन हो गए, छुट्टी के दिन हो गए, हॉलीडे हो गए, वो सब जो शासकीय उसमें छपे रहते हैं वो आपको साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगला कहता है भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के अधिपत्य के अधीन जो जिस पर भारत सरकार के, जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उनको भी सिद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं होती, जो भारत सरकार के अधीन आते हैं। अगला कहता है भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संपर्क संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना और पर्यवेक्षण। इसके बारे में भी जो आपस में जो क्या कहते हैं राज्य क्षेत्र वगैरह होते हैं ना, आपस में जो विवाद होते हैं उसके बारे में भी आपको कहने की आवश्यकता नहीं, जो भी विवाद है वो न्यायालय के ज्ञान में। मान लो कोई विवाद होता है, उससे आपका कोई मैटर होता है रिलेटेड है, तो आप ये सिद्ध नहीं करेंगे कि इन दोनों का रिलेशन मैटर था और ये हो, तो वो न्यायालय के संज्ञान में। आप तो अपनी बात करिए, बस उतना ही आपको अपनी अपनी बात करना है और बाकी तथ्य जो है न्यायालय के ज्ञान में माने जाएंगे। अगला कहता है न्यायालय के सदस्यों और ऑफिसरों के तथा उनके पद उपपदियों और अधीनस्थ ऑफिसरों और सहायकों और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन के कार्य करने वाले ऑफिसरों में से तथा सब अधिवक्ताओं, अटर्नियों, प्रोटेक्टरों, वकीलों, प्लीडरों और उनके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकरण अन्य व्यक्तियों के नाम। तो ये भी सिद्ध करने की जरूरत है। कुल मिला के न्यायालय में जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो उसके अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, जो भी लोग काम करते हैं उनके पद नाम वगैरह की जो है आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं कि फलाना व्यक्ति फलाने न्यायालय में काम करता है, ये कोई बात नहीं। आप तो बस ये कहिए कि फलाना आदमी है इस न्यायालय में नियुक्त है, बस उसके ज्यादा आपको साबित करने की आवश्यकता है। अगर उस पर कोई विवाद है तो वो न्यायालय के संज्ञान में है। आगे कहता है भूमि या समुद्री मार्ग का नियम, जो भूमि के मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं, या समुद्र के मार्ग या रास्ते होते हैं, उनको भी जो है आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं न्यायालय के संज्ञान में होते। तो ये एक दो बार आपको पढ़ना है। कुल 13 जो है इसमें बताए गए हैं, 13 तथ्य बताए गए हैं। कितने तथ्य हैं ये भी याद रख सकते हैं, कुल 13 जो है इसमें फैक्ट बताए गए हैं जिनका ज्ञान न्यायालय को होना चाहिए, जिनका ज्ञान न्यायालय को रखना चाहिए। ठीक है, और नहीं भी है न्यायालय को तो न्यायालय खुद देखेगा, आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती उन तथ्यों। आगे कहता है ये इस सभी मामलों में तथा लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान, कला, ये कह रहे हैं इनके अलावा जो भी साहित्य, कला, विज्ञान वगैरह जो होते हैं कि वे सब विषय जो भी न्यायालय संयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा, यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्याय अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि और जब तक कि वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे जिसे न्यायालय अपने को ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता हो, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी 13 तथ्य बताए गए हैं उसके समर्थन में कि आप अब न्यायालय से कह सकते हैं कि इस बात का क्या ले, संज्ञान ले, न्यायालय अपने आप में संज्ञान ले। तो ये कह रहा है उसके लिए जो है आप कोई पुस्तक वगैरह कुछ वगैरह जो भी सबूत वगैरह है वो पेश कर सकते हो न्यायालय में, और न्यायालय उसके आधार पर जो है उसका क्या ले सकता है, स्वयं संज्ञान जो है ले सकता है, उसका संज्ञान ले सकता है। अगर आप उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट जो भी न्यायालय मांगता है अगर पेश नहीं करते हो तो न्यायालय उसकी अपेक्षा करने से इनकार भी कर सकता है। तो सीधा सीधा एक फंडा है कि भैया जब न्यायालय जो न्याय की अपेक्षा करेगा उन तथ्यों की, उसके समर्थन में आप कोई भी जो भी दस्तावेज वगैरह आपके पास हो या पुस्तक वगैरह जो भी हो, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो छुट्टी का दिन की बात हो रही कि साहब छुट्टी था, तो कोई भी शासकीय कैलेंडर आप दे दो न्यायालय को कि साहब देखिए इसमें फलानी तारीख को जो है हॉलीडे है,
बस इतना पर्याप्त है न्यायालय के लिए। वैसे तो न्यायालय के ज्ञान में होता है, लेकिन हाँ कहीं नहीं है अगर तो न्यायालय मांग सकता है। मान लो कोई क्राउन वगैरह वाला शासन है, उसमें आप कोई उसकी प्रति दे सकते कहते कि सर ये है, तो इतना पर्याप्त है। उसमें न्यायालय क्या करता है, स्वयं संज्ञान ले लेता है, स्वयं संज्ञान न्यायालय उसको ले लेता है, स्वयं स्वीकृत होते हैं वो तथ्य तो न्यायालय उसका संज्ञान ले लेता है, फिर उनको साबित करने की जो है अपेक्षा नहीं की जाती। मतलब अब उसका खंडन नहीं होगा, फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसका खंडन करे कि बोले ये लॉ नहीं है भारत का, तो उसका नहीं होता खंडन। वो न्यायालय स्वयं संज्ञान में ले लिया तो उसका फिर खंडन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यायालय संज्ञान में ले सकता है। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट जो है धाराएं हैं, और इसमें से क्वेश्चन हमेशा एक ना एक आता है। 56 याद रखना, 56 आती सबूत वे तत्व जो न्यायिक रूप से अपेक्षणीय जो तथ्य है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, और 58 स्वीकृत तत्व जो होते हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, और 57 में वो तथ्य बताए गए हैं जिनकी न्यायालय न्याय की अपेक्षा करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अध्याय 4 आता है, इसी में नीचे लिख लेते हैं अध्याय जो है 4। अध्याय 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं काफी परीक्षा में। ये कहता है मौखिक साक्ष्य के विषय में, काय से संबंधित है ये मौखिक साक्ष्य से। काय से अध्याय 4 काय से संबंधित, मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस से संबंधित है। तो नाम भी याद रखना है, इसमें क्या है एविडेंस में नाम भी पूछे जाते हैं चैप्टरों के, तो ये ओरल एविडेंस से संबंधित है आपका। ये कहता है 59 से शुरू होता है सेक्शन 59। 59 कहता है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। क्या कह रहा है, मौखिक साक्ष्य द्वारा, साक्ष्य द्वारा क्या साबित किया जाना, तथ्यों का साबित किया जाना। पहला क्वेश्चन तो यही आता है आपका कि किस धारा में कहा गया है कि तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, ये भी पूछा जाता है। मौखिक साक्ष्य से संबंधित धारा है तो दोनों तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना 59 मौखिक साक्ष्य से संबंधित धारा है। ये कहती कि मौखिक जो साक्ष्य है उसके द्वारा तथ्यों को साबित किया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य मतलब बोल करके, किसी तथ्य को आप बोल करके साबित कर सकते हैं, अपने मुंह से जो है बोल करके साबित कर सकते हैं। अब लेकिन किन तथ्यों को कर सकते हैं, ये देखिए नीचे लिखा है, इसमें लिखा है दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु, इसको ध्यान से पढ़ना है, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तत्व मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। क्या कह रहा है इसका मतलब, दस्तावेज ही अपन लिख लेते हैं, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक तो उसमें ऑलरेडी शामिल ही होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक भी लिख लीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु को छोड़कर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि सारे तथ्यों को आप मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हैं, केवल उन किसको चीज को छोड़कर, दस्तावेज और अभिलेखों की अंतर वस्तु। इसका मतलब क्या होगा, दस्तावेज को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सकते, क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु का मतलब उदाहरण के लिए हम जो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं मान लो, या मान लो ये एक पन्ना है, मानो ये आपका क्या है, एक पन्ना है, ये डायरेक्ट का एक पन्ना है, इसमें कोई बात है, ये लाइनें लिखी हैं, इसमें आर्टिकल ये सब लिखा हुआ है ना। इसमें से मान लीजिए इस पर विवाद है, हम इसको साबित करना चाहते हैं, इस शब्द को या इस लाइन को पूरी को हम साबित करना चाहते हैं, या इस पन्ने को ही साबित करना चाहते हैं, तो इसका आप मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। इसकी जो अंतर वस्तु इसमें जो लिखा हुआ है उसको अगर आप साबित करना चाहते हैं तो उसके लिए मौखिक साक्ष्य नहीं है। उसके लिए फिर आपको इसी का कोई दूसरा जो भाग होगा, इसका सेकेंडरी एविडेंस होगा, इसकी दूसरी प्रति होगी, उसको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि इसकी जो अंतर वस्तु है उसकी बात जब आ जाती है, उसमें कुछ मैटर लिखा है, उदाहरण के लिए जो डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें जो सेक्शन लिखे हैं, अब हमारा विवाद हो जाता है, मान लीजिए कि 60 नंबर के सेक्शन पे हमारा विवाद है, तो हम साबित करना चाहें कि इसमें जो बात लिखी है वो गलत है, तो उसकी जो बात जो लिखी है वो हम गलत साबित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट ही पेश करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात कहता है कि भाई, अब बात ये आगे की जो अंतर वस्तु है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट से पेश करना पड़ेगा, यानी उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर पाएंगे। क्या बात, अब बात आती, क्या दस्तावेज जो होता है या आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होता है, क्या इसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हैं कि अगर हम दस्तावेज की यही बात करें,
दस्तावेज के को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हैं। अगर उसकी किस बात है, कब साबित कर सकते हैं दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को आप मौखिक साक्ष्य द्वारा? जब उसकी असलियत जो है प्रसंगत होती। क्या होता है, आगे पढ़ेंगे इसको, असलियत। आप उसकी असलियत के बारे में मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। असलियत का प्रश्न है, असलियत का मतलब ये दो बुक खड़े हैं, एक बुक ये है, एक बुक ये है, आप कहते हैं ये नकली है, तो उसको मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकते हैं। असलियत प्रश्नगत ना हो तब तक। तो असलियत तो जो है कि बुक है या जो बात लिखी है वो, या मान लो ये पन्ना था जो अपन ने फिर से देखते हैं इसको, पन्ने को लिखा था आपने, ये लाइन जो है कह रहे हैं कि ये गलत है, आप कह सकते हो कि साहब एडिटिंग करी हुई है इस, और कोई भी बात है, तो उसकी जो असलियत जिस अंदर वस्तु को तो खैर आप उसी से साबित करोगे, लेकिन अगर वो दस्तावेज को ही आप ये कहते हो कि ये पूरा, ये तो खैर अंतर वस्तु की बात हो गई। अंतर वस्तु को तो आप केवल इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं जो है दस्तावेज को दस्तावेज से ही साबित करोगे, किसी अन्य दस्तावेज से कोई अन्य प्रति पेश करके पेश करोगे। लेकिन अगर आप उस दस्तावेज पर ही उंगली उठाते हो कि जो दस्तावेज है पूरा के पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये नकली है, अगर इस बात की बात करते हो तो फिर आप उसे मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हो। लेकिन अगर अंतर वस्तु है, कोई लाइन है, कोई पैराग्राफ है जिसको साबित करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या देना पड़ेगा, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहता है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा कौन से तथ्यों को साबित किया जाता है? सभी तथ्यों को साबित किया जा सकता है सिवाय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के, इनकी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु की। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसकी अंतर वस्तु के सिवाय जो है सभी तथ्यों को जो है मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। अब देखिए 60 क्या कहता है, इसी का बड़ा आगे है मौखिक साक्ष्य का। 60 कहता है कि भाई मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? जब मौखिक साक्ष्य आप दे रहे हो तो मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या? देखने लायक। मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष होना चाहिए का मतलब क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष होने का मतलब ये है कि जब आप ओरल एविडेंस देते हो, मौखिक साक्ष्य देते हो, तो वो ऐसा साक्ष्य नहीं, सुना सुनाया साक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई तथ्य दे रहे हो तो वो आपके द्वारा ही सुना गया हो, ऐसा नहीं कि किसी और से सुना हो फिर जाके न्यायालय में दे रहे। देखिए इसमें लिखा है, मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्था में चाहे वे कैसी ही हो प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। मतलब उसको प्रत्यक्ष होना चाहिए। अब प्रत्यक्ष क्या होता है? ये कहता है यदि वे किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह किसी ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने देखा। क्या क्या प्रत्यक्ष साक्ष्य की ये परिभाषा बता रहा है आपकी कि भाई प्रत्यक्ष साक्ष्य किसे माना जाएगा? ये कह रहा है कोई ऐसी चीज है जो देखने की है, मतलब जिसको देखते हैं हम, अगर वो देखने लायक चीज है तो फिर वही व्यक्ति उसका साक्ष्य दे सकता है जिसने उसे देखा हो। मान लो मैंने कोई देखने वाली चीज है, सामने देख रहे हैं, तो वो चीज का साक्ष्य मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने उसे देखा। अब किसी और ने, मेरे दोस्त ने देखा, उसने मुझे बताया, और तो फिर मैं उस साक्ष्य को नहीं दे सकता क्योंकि वो प्रत्यक्ष साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आएगा। तो प्रत्यक्ष साक्ष्य कैसा है? जो देखने वाला अगर तथ्य है तो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जो उसे देखता है। ऐसे ही अगर सुनने वाला तथ्य, आगे लिखा है, यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह किसी ऐसे साक्षी की ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने सुना। अगर कोई ऐसा तथ्य है जिसको सुनते हैं हम, तो वो व्यक्ति ही दे सकता है जिसने उसे सुना हो, है ना। कोई दूसरे व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य नहीं दे सकते, है ना। अगर आप कह रहे हैं कि आपने सुना है, तभी आप उस बात का जो है या उस तथ्य का जो है साक्ष्य दे सकते हैं जो आपने उसको सुना है, आपने जिसको सुना है। या कहता है कि महसूस करने वाला तथ्य, आगे यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया है। तो एक तो देखना हो गया, एक सुनना हो गया, और एक तीसरा तरीका आप जानते हैं महसूस करना, या अन्य इंद्रियों द्वारा जो आप चीज महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो उसके बारे में कह रहा है। तो ये तत्व वही व्यक्ति दे सकता है जिसने महसूस किया हो, जिसने सुना, जिसने उसको, जो भी अन्य इंद्रिय, अन्य तरीके होते हैं, किसी का भी महसूस होता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना दिखती हैं ना सुनाई देती, लेकिन महसूस होती हैं। तो उन चीजों के बारे में कह रहा है कि उन चीजों का जो तथ्य है वही व्यक्ति दे सकता है जिसने उसको महसूस किया हो, अपनी किसी भी इंद्रिय द्वारा महसूस किया हो, वो व्यक्ति कर सकता है जिसने उसको महसूस किया। ऐसा नहीं कि किसी की दूसरे ने महसूस किया और आप बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है, नहीं। ऐसा ऐसा तभी माना जाएगा जब आपके साथ वो घटना हुई हो और आपने उसको महसूस किया हो। ठीक है, आगे कहता है यदि वह किसी राय के या उन आधारों के जिन पर राय धारित है बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय आधारों पर धारण करता। अब ये कह रहा है कि राय की बात कह रहा है कि अगर कोई राय वगैरह बनानी है,
तो राय उसी की व्यक्ति की जिसकी वह राय, ऐसा नहीं कि दूसरे की राय के आधार पर आप कथन करने चले जाए, नहीं, जिसकी राय है, जिसने राय दी है, उसी का जो है वो साक्ष्य हो सकता है। ठीक है, मौखिक साक्ष्य अगर वो देना चाहे, जैसे मैंने कोई रिपोर्ट बनाई तो मेरे द्वारा ही वो दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई और दूसरा जाके उसको साबित करे। हमने रिपोर्ट बनाई, दूसरे पे पहुंची, फिर वो जाके हमने एक राय बनाई अपने अनुभवों के आधार पर, उसके बाद दूसरा जाके व्यक्ति उसको उसका मौखिक साक्ष्य देता, नहीं, उसका नहीं दिया जा सकता। जो राय जिस व्यक्ति की है उसके द्वारा ही उसको साबित किया जा सकता है, उसके द्वारा ही मतलब उसका मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। आगे कहता है, परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त है और वे आधार जिन पर ऐसी राय आधारित है, यदि रचयिता मर गया है या मिल नहीं सकता वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, ये एक अपवाद समझ लीजिए, या उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित की जा सकेगी, ये एक अपवाद समझ लीजिए। ये कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति की राय है और कोई ऐसा जो राइटर था जिसने अपनी पुस्तकों में कई राय लिखी थी, उसके बाद अगर वो मर गया है या वो मिल गया है, मर गया है या मिल नहीं पा रहा है, या मान लीजिए न्यायालय उसको बुला नहीं सकता, असाध्य हो गया है, तो उसकी जो पुस्तकों की जो राय है, कुछ मैटरों में उसकी पुस्तकों की राय जो है न्यायालय में पेश की जा सकती है, उसकी जो राय है उस पुस्तक को न्यायालय में पेश करके साबित की जा सकती है। ठीक है, तो ये कब, जब वो मर जाता है। जैसे हमने कोई पुस्तक लिखी, उसमें ढेर सारी थ्योरीज लिखी हैं, अब हमारी थ्योरी कब साबित की जा सकेगी, जब हम मर गए, तो उसके बाद कोई भी जाके जो है हमारी पुस्तक के आधार पर उस थ्योरी को साबित कर सकता है। ठीक है, या मिल नहीं पा रहे हैं या साध्य हो गए। ठीक, परंतु कहता है, परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे तो ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षण पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। ये क्या कह रहा है कि अगर दस्तावेज कोई मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न, कह रहा है डॉक्यूमेंट से भिन्न, अगर दस्तावेज से भिन्न कोई भौतिक चीज है जिसके बारे में आप साक्ष्य दे रहे हैं, भौतिक चीज कुछ भी हो सकती है, ये खिड़की, बल्ब, ये कैमरा, ये सब भौतिक चीजें हैं, तो इस तरीके की कोई भौतिक चीजों के बारे में आप अगर कोई साक्ष्य देते हैं, कोई एविडेंस देते हैं मौखिक रूप से, तो साक्ष्य तो दे सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको न्यायालय कह सकता है कि साहब उसका निरीक्षण के लिए न्यायालय कह सकता है, मतलब न्यायालय चाहे तो उसका निरीक्षण भी कर सकता है। जो चीज आप बता रहे हैं कि साहब ऐसा हुआ, हम वहां खड़े थे, बोले ऐसा महसूस हुआ हमें, तो न्यायालय उस चीज को, उस क्षेत्र को जगह जाके देख सकता है। अगर भौतिक चीज है तो न्यायालय उसका निरीक्षण कर सकता है, अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो। ठीक है, तो अपने मतलब का तो बस इतना है कि 59 में क्या कहता है कि मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है किसी दस्तावेज का, किसी साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाए, मौखिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों को साबित किया जाना 59 में है। और 60 कहता है कि जो मौखिक साक्ष्य होगा वो प्रत्यक्ष होगा। सिंपल सी बात है कि मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष, तो जिसका जो देता है उसने उसको या तो महसूस किया हो या सुना हो या फिर देखा हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा ही उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, ये आपका था अध्याय 4। केवल इसमें 2-3 ही धारा है, 59 60, 2 ही धारा है, 59 और 60, केवल 2 धाराएं हैं इसमें मौखिक साक्ष्य के बारे में। उसके बाद जो है आपका जो है अध्याय जो है 5 आता है दस्तावेजों के विषय में। अध्याय जो 5 है वो कहता है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। अभी मौखिक साक्ष्य का अध्याय कौन सा हो गया, 4, और दस्तावेजी साक्ष्य का अध्याय कौन सा है, 5। दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य से संबंधित अध्याय था 4 और दस्तावेज से संबंधित अध्याय कौन सा है, 5। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। अब देखिए 61, ये क्या कहता है आपका, दस्तावेजों की बात कहता है। कहता है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। अभी अपन ने कहा था कि ऊपर ये पार्ट छोड़ दिया था ना कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि भाई ये जो चीज यहाँ छूट गई थी मौखिक साक्ष्य में, जो छूट गई थी कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय, अब वो कह रहा है 61 में उसका कि साहब ये वाली जो चीज है दस्तावेजों की जो अंतर्वस्तु है उसको कैसे साबित करेंगे। ये कह रहा है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। कैसे साबित की जा सकेगी, प्राथमिक या द्वितीयक। देखिए 2 तरीके के साक्ष्य होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक साक्ष्य और दूसरे होते हैं द्वितीयक साक्ष्य। ठीक है, तो प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य ये याद रखना है पहले तो आपको कि दस्तावेजी साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक साक्ष्य, एक होते हैं
द्वितीयक साक्ष्य। अब प्राथमिक साक्ष्य क्या होते हैं, वो इसके सेकंड नंबर की जो परिभाषा है उसमें 62 है, उसमें बताया गया है कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होते हैं। ऐसे साक्ष्य जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं वे साक्ष्य क्या कहलाते हैं, प्राथमिक साक्ष्य कहलाते हैं। 62 कहता है प्राथमिक साक्ष्य वे से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए साक्ष्य स्वयं अभिप्रेत है, मतलब ऐसे साक्ष्य जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं होता कि कौन से साक्ष्य पेश करने हैं, कौन से जो दस्तावेज हैं जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं। तो प्राथमिक साक्ष्य का मतलब इसमें काफी लंबा हो जाता है कि प्राथमिक साक्ष्य मतलब क्या है। मान लीजिए कोई चीज हम बनाते हैं, प्राथमिक एक तरीके से होता है मूल, इसको इतना याद रखें कि मूल, प्राथमिक साक्ष्य मतलब मूल साक्ष्य, है ना। अगर मान लीजिए हम कोई दस्तावेज वगैरह छापते हैं या मतलब बनाते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट कॉपी निकलती है या एक प्रक्रिया, मान लो एक फर्स्ट कॉपी निकली, अगर हमने कोई मान लीजिए कोई टाइपिंग की है या मान लो हम फोटो वगैरह खींचते, पहले तो फिल्में चलती थी, अब नहीं चलती, कार्ड चलते हैं, तो उस समय जो नेगेटिव वगैरह निकलते थे, जिससे जो प्रतियां निकलती थी वो क्या होते थे, वो प्राथमिक साक्ष्य होते थे। तो ऐसे ही जैसे मान लो उदाहरण के लिए पन्ना अगर हमने छापा, ये प्रिंट आउट करके पहला पन्ना जो निकाला उसका, या मान लीजिए टाइपिंग किया हमने वो निकाला, तो ये क्या है, इसका जो प्राथमिक साक्ष्य। और मान लो उसी प्रक्रिया के द्वारा मान लो एक इकट्ठे एक साथ कह रहे हैं, अलग अलग नहीं, एक साथ मान लीजिए हमने ये दो पन्ने निकाले एक ही, अब जैसे आजकल प्रिंटर होता है, हमने एक मैटर टाइप किया और एक ही बार में जो कमांड दी, मान लो 4-5 पन्ने निकले, ये मान लो 3-4 पन्ने हमने जो निकाले, तो ये सारे क्या है, प्राथमिक साक्ष्य है। काय के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, प्राथमिक साक्ष्य माने जाएंगे। एक दूसरे के लिए क्या है, प्राथमिक, क्योंकि एकल प्रक्रिया द्वारा निकाले, एकल मतलब एक ही बार में निकले हैं, पहली प्रति है, फर्स्ट कॉपी। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो ये है कि मान लीजिए जो न्यूज़पेपर छपता है, आपको पता है न्यूज़पेपर जब छापा जाता है तो इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। पहले इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है न्यूज़पेपर का एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ब्लूप्रिंट पे जो सारे डॉक्यूमेंट, खबर कौन सी कहाँ लगना है वो जमाई जाती है। प्रिंट टाइप का, फिल्म टाइप की होती है, उससे एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उसके बाद कुछ जब फाइनल हो जाता है तो उसी से सारी जो है पेपर निकलते हैं। जैसे एक दिन के आज की तारीख के पेपर निकले तो एक ब्लूप्रिंट होगा इसका, जो वो ब्लूप्रिंट है वो उस अखबार के लिए क्या है, प्राथमिक साक्ष्य। उसका क्या है, मूल है ना वो, उसका प्राथमिक साक्ष्य। और आपस में जितने भी अखबार हैं, आज की प्रति, मान लो आज का जो न्यूज़पेपर आया है तो जिसकी जो आपस आज की जो प्रतियां यहाँ जो बिकी हैं और जितनी प्रतियां, वो आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, प्राथमिक साक्ष्य होती हैं। अब बात आती है कि सेकेंडरी कौन होता है, जो इनके बदले में जो साक्ष्य पेश किए जाते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी साक्ष्य होते हैं। उदाहरण के लिए इनकी मान लीजिए कोई फोटो कॉपी कराता है और फोटो कॉपी को प्रमाणित करा लेता है। फोटो कॉपी होती है और वो क्या होती है, वो प्रमाणित होती है फोटो कॉपी। तो वो प्रमाणित फोटो कॉपी क्या होती है, सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन प्रमाणित होना चाहिए। केवल फोटो कॉपी सेकेंडरी एविडेंस नहीं होती। मान लो जो मूल दस्तावेज है, ये मूल दस्तावेज की हमने फोटो कॉपी कराई और उसको प्रमाणित करा लिया। क्या प्रमाणित करा लिया कि ये जो फोटोकॉपी है इसके अनुकूल है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी ना। तो वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है क्या फोटोकॉपी की फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस होती, फोटोकॉपी की फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस नहीं होती। ठीक है, जो मूल दस्तावेज होता है उसकी फोटोकॉपी होती है और उसके बाद उसको भी प्रमाणित कराया जाता है। आपने जैसे प्रमाणित कराया जाता है, क्या आप प्रमाणित कर दो। मान लो आजकल आप देखते हैं ना, आप पेपर में, आप अपने एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, उसमें फोटो कॉपियां लगाते हैं, वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि सब प्रमाणित कर दो, तो वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया। मूल क्या हो गया, मूल आपकी मार्कशीट हो गई जो आपके घर पे रखी है, वो मूल हो गई। और उसका सेकेंडरी एविडेंस क्या हो गया, उसका सेकेंडरी एविडेंस आपकी जो फोटोकॉपी आपने उसमें लगाया है वो हो गया। लेकिन वो सेकेंडरी एविडेंस क्यों हो गया, क्योंकि उसको आप प्रमाणित करके लगाते हैं, आप अपने आप प्रमाणित करते हैं ना, मतलब गारंटी देते हैं कि ये जो ओरिजिनल है उसी की ये फोटोकॉपी है। तो वो क्या हो गई, वो सेकेंडरी एविडेंस हो गई। अगर आप प्रमाणित नहीं करेंगे तो वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ये याद रखेंगे। अब ये कहता है प्राथमिक साक्ष्य, कि भाई प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है। प्राथमिक साक्ष्य 61 और 62 देखिए क्या कहता है। तो ये याद रखना है कि सेक्शन जो है आपका 61 कहता है कि जो है आपके डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य होते हैं वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के रूप में जाना जाता है, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य। दूसरा कहता है प्राइमरी एविडेंस, 62 कहता है, ये कहता है प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई प्राथमिक साक्ष्य क्या है, तो पूरी लाइन आती है कि जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो दस्तावेज पेश किया जाता है। देखिए आप कोई, तो ये तो पता ही है कि जब भी न्यायालय में कोई बात लाते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं आप, तो न्यायालय के समक्ष आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही पेश करना पड़ते हैं।
सेकेंडरी एविडेंस न्यायालय नहीं लेता। हाँ लेता है, कुछ कंडीशंस में लेता है। जब प्राथमिक साक्ष्य दे नहीं पाते, वो कंडीशन बाद में पढ़ेंगे, उनकी कंडीशन होती है कि जब कभी सेकेंडरी एविडेंस उपलब्ध नहीं होता, प्राइमरी एविडेंस उपलब्ध नहीं होता, और भी बहुत सारी वजह है, तब आप न्यायालय सेकेंडरी एविडेंस ले लेता है। लेकिन सामान्यतः आपको प्राइमरी एविडेंस ही न्यायालय में पेश करने होते हैं, ठीक है। तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं वो सभी को क्या माना जाता है, प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। स्पष्टीकरण कहता है एक, जहां की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों से, जो अभी मैं बता रहा हूं, कई मूल प्रतियों से निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य। ये क्या कह रहा है, मैंने कहा ना, ये मान लो ये ब्लूप्रिंट है, एक इसको समझिए, ये ब्लूप्रिंट है न्यूज़पेपर का, इसको थोड़ा सा और समझिए। अभी ये क्या कह रहा है, ये ब्लूप्रिंट है। अब ये कह रहा है इस ब्लूप्रिंट से मान लीजिए ये पूरे आज के पेपर जो छपे हैं एक ही जगह के, आजकल तो स्टेट वाइज और जिले वाइज भी पेपर हो जाते हैं चेंज, लेकिन मान लीजिए ये 4 कॉपियां इससे निकाली गई, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट से, मैन कॉपी से। तो ये कह रहा है, जो उदाहरण स्पष्टीकरण, जहां की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों पे निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य। हल मूल प्रति मतलब ये सब मूल ही तो है, इससे निकला, तो ये हल मूल प्रति क्या है, एक दूसरे का प्राथमिक साक्ष्य। जहां की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकार में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उस पक्षकार के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया प्राथमिक साक्ष्य। ये समझ में आया, ये प्रतिलेख वाला। ये तो समझ में आ गया कि ये ब्लूप्रिंट है और इसकी ये सब कॉपी निकली, तो ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, प्राथमिक साक्ष्य, एक दूसरे के लिए। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा और समझ लीजिए, आपस में तो ये प्राथमिक साक्ष्य हो गए, इसके लिए भी प्राथमिक साक्ष्य है, इसके लिए भी प्राथमिक साक्ष्य है, मतलब ये जितने भी पेपर हैं एक दूसरे के प्राथमिक साक्ष्य, ठीक है। अब आज का कोई भी पेपर, कोई भी विवाद हो, तो आज का कहीं से भी पेपर ले आओ, जो जिसका आप जो भी जिसका भी पेपर है उससे आप साबित कर लो प्राइमरी एविडेंस। अब बात करता कि या क्या ये इसके लिए प्राथमिक साक्ष्य होगा, ये इसके लिए प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा, ब्लूप्रिंट के लिए प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा, ये इससे बने हैं तो इसके लिए प्राथमिक साक्ष्य है, लेकिन इसके लिए जो सेकेंडरी हो जाएंगे, इसके लिए जो है, इसको आप साबित करना चाहो इस छपे छपाए पेपर से, इसको ब्लूप्रिंट को साबित नहीं कर पाओगे। ब्लूप्रिंट के लिए जो सेकेंडरी एविडेंस रहेगा, प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्राइमरी क्योंकि मूल तो ये है। अब मूल, अब जो उसकी मूल से जो चीज बनी हो, जो चीज मूल से बनी हो, उस चीज से आप मूल को कैसे साबित करोगे, तो इसके लिए जो प्राथमिक साक्ष्य नहीं है, आपस में एक दूसरे के लिए जितने भी छपे हैं आप आज के पेपर, वो आपस में तो एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे, लेकिन आप जो ब्लूप्रिंट है उसको इससे साबित करना चाहोगे तो नहीं कर, मतलब साबित तो कर दोगे, लेकिन इसको आप उसका प्राइमरी एविडेंस नहीं कह सकते, ठीक है, इसको आप उसका प्राइमरी एविडेंस नहीं कह सकते, तो उसके लिए जो सेकेंडरी एविडेंस होगा, ये भी आता है, ठीक है। अब बात कह रहा है कि एक दूसरा जो इसमें लिखा है कि जहां की कोई दस्तावेज प्रतिलेख के रूप में, प्रतिलेख क्या होता है, प्रतिलेख ये होता है कि मान लीजिए 4 दस्तावेज बनाए गए एक साथ, है ना, या मान लो जो दोनों में अलग अलग बातें भी हो सकती हैं दोनों ने, या जैसे कि हम मान लो उदाहरण के लिए किराएनामा लिखा या एग्रीमेंट हुआ, उदाहरण के लिए एग्रीमेंट होते हैं ना, तो एग्रीमेंट होते हैं तो 2 प्रतियों में बनते हैं, आपको पता है एग्रीमेंट हुए 2 प्रतियों में बदले, एक प्रति पे हमने यहाँ साइन की, एक प्रति पे इनने साइन की, हमारी प्रति पे इनने साइन की, इनकी प्रति पे हमने साइन की, या दोनों ने एक दूसरे की प्रति पे साइन की, है ना, करते हैं कि नहीं, एक प्रति आपके लिए एक प्रति हमारे लिए, तो वो प्रतिलेखों के रूप में बनी। तो ये कह रहा है कि वो प्रतिलेख इसके लिए इसका प्राथमिक साक्ष्य और इसके लिए इसका प्राथमिक, मतलब वो भी क्या है, एक दूसरे के लिए क्या होगा, प्राथमिक साक्ष्य। मतलब हर एक प्रतिलेख अपने पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य होगी। जिन्होंने निष्पादन किया है मतलब ए के लिए ए ने इसका निष्पादन किया है तो ए के लिए ये प्राथमिक साक्ष्य, और बी के लिए जो है ये प्राथमिक साक्ष्य, समझ गए। तो दोनों के लिए, जिसने आपने यहाँ बी ने जो इसको निष्पादित किया और ए ने इसको निष्पादित किया, तो एक दूसरे के लिए वो क्या हो गए, प्राथमिक साक्ष्य। बी के लिए प्राथमिक साक्ष्य ये हो गया, ए के लिए प्राथमिक साक्ष्य ये हो गया, ठीक। अब कहता है स्पष्टीकरण 2, जहां की अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया, अभी न्यूज़पेपर की जो बात करें, ये एक रूपात्मक प्रक्रिया से लाखों की संख्या में छापे जाते हैं, जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण, मुद्रण ही कहते हैं इसे, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण, फोटो भी आ जाते हैं, जो एक बार में कई हजारों के हजारों बैनर छपे हैं वो लिखे होता है, वहां उनमें से हर एक शेष की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य। ये कह रहा है जो शेष जितनी भी की प्रतियां छपी हैं, वो प्रतियां आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, प्राथमिक साक्ष्य है। वो इसीलिए प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। देखिए एक बार में जो भी प्रिंट आपने कमांड दी, वो जितने भी आप देख लीजिए, चाहे वो हजारों की तादाद में क्यों ना छपी हो, अगर मिस्टेक एक में आएगी तो हजारों में आएगी,
अगर एक बार में आपने छापी है, एक बार में आपने कमांड देके छापी है, कोई चीज एक ही बार में निकली है, तो आप देखेंगे कि अगर एक पेपर में गलती हो जाती है कोई शब्द की, तो वो पूरे के पूरे 10,000 प्रतियां छपी हैं, तो वो मिस्टेक पूरे के पूरे 10,000 प्रतियों में होगी, है ना। इसीलिए उसको प्राथमिक साक्ष्य माना जा रहा है। किंतु लिखा है, किंतु जहां की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल की अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। सामान्य मूल की जो मैंने बताया कि आपका जो ब्लूप्रिंट है, अगर उसका है तो उसका जो है आप कहो कि साहब उसके द्वारा उसको साबित करो, तो उसके द्वारा उसको साबित नहीं कर सकते। आपकी जो ब्लूप्रिंट है उसके द्वारा आप उसे साबित करना चाहो, पेपर की कॉपी को आप ब्लूप्रिंट से साबित करो, तो ब्लूप्रिंट अलग चीज हो जाएगा, और पेपर, ब्लूप्रिंट से पेपर बनता है, पेपर से ब्लूप्रिंट नहीं बनता, इसीलिए ठीक है, उसके द्वारा उसको साबित नहीं कर सकते। अब कहता है यह दर्शित किया जाता है कि एक ही मूल से मुद्रित अपने प्ले कार्ड मतलब जो प्ले कार्ड मतलब ताश के पत्ते, प्ले कार्ड मतलब ताश के पत्ते एक ही समय छपे होंगे, प्रिंट आप मशीन दे देते हैं, आजकल बनते हैं तो मशीन से, तो प्ले कार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्ले कार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु उनमें से कोई भी मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो प्ले कार्ड हो, मान लो प्ले कार्ड जो बॉक्स होते हैं ना, इतने प्ले कार्ड रखे हैं, एक प्ले कार्ड है, इस पे कोई विवाद है कि भाई ये वाला प्ले कार्ड में कोई गड़बड़ी है, तो जो आपस में जो एक ही मूल से जो जितने भी छपे हों उस समय, उनका एक सीरियल नंबर वगैरह जो होता है, तो जितने भी छपे हों आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, प्राथमिक साक्ष्य है। आप इस दूसरी गड्डी को पेश कर दो, जो ताश की गड्डी होती है या प्ले कार्ड की जो गड्डी होती है, उससे आप साबित कर सकते हैं कि देख लीजिए। अब ये क्या कह रहा है, ये वही बात कह रहा है कि जो उसका ब्लूप्रिंट था, जो मूल था, आप इससे अगर मूल को साबित करोगे तो नहीं, इससे मूल को साबित नहीं कर सकते। आप आपस में जितने भी छपे एक बार में उनको आपस में तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल था, जो जिससे वो बनाया गया, देखिए मूल का मतलब होता है जो अपन बनाते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, तो पहले एक मूल बना लिया जाता है, पेपर में भी एक ब्लू प्रिंट बना लिया जाता है, उसमें सारी न्यूज वगैरह लगाई जाती है। या मान लीजिए आप प्ले कार्ड भी छाप रहे हो, तो पहले एक मूल बनता है, उस मूल प्रतियों से सारी की सारी प्रतियां छपती हैं। तो जितनी छपाई के बाद जितनी भी एक बार में बनी, वो आपस में तो एक दूसरे के लिए प्राथमिक साक्ष्य होती हैं, लेकिन उन छपी छपाई कॉपियों से आप इस मूल को साबित करना चाहो तो उसको साबित नहीं कर सकते, उसके लिए ये प्राथमिक एविडेंस नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें हो गया। अब 63 है, इसमें सेक्शन जो है 63, सेक्शन 63 कहता है द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस। ये कहता है द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत आते हैं। ये कह रहा है कि द्वितीयक साक्ष्य में क्या क्या आते हैं। पहला तो आपने पढ़ा 61 जो है, कहता है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत, तो कैसे साबित कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद कहता है प्राथमिक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं, सेक्शन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद 63 ये कहता है द्वितीयक साक्ष्य, 63 कहता है सेकेंडरी एविडेंस, कि भाई सेकेंडरी एविडेंस क्या है। ये कहता है द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें 5 तरीके बताएं कौन कौन से। पहला कहता है एतस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां, तो ये याद रखेंगे कि प्रमाणित प्रति, तो जो प्रमाणित प्रति होती है वो क्या होती है, वो सेकेंडरी एविडेंस में मानी जाती है। अगर कोई दस्तावेज है, उसकी आपने फोटो कॉपी कराई, उसके बाद उसको प्रमाणित किया, तो वो क्या है, वो उसका सेकेंडरी एविडेंस है, जो प्रमाणित करके दी जाती है कुल मिला के, चाहे फोटो कॉपी हो या ना हो, या किसी अन्य तरीके से जो प्रमाणित की जाती है, वो क्या है, वो सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस इसीलिए है कि भाई प्रमाणित हो गया ना, कि जी हाँ इसका फर्स्ट है, जो भी मूल प्रति थी उसके आधार पर ही प्रमाणित किया होगा, तो जब उसको प्रमाणित कर दिया तो वो उसकी सेकेंडरी एविडेंस कहलाता है। दूसरा कहता है मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतियां। एक मिनट, ये क्या कह रहा है, फोटो कॉपी, ये कह रहा है अपने आप में जो जिस तरीके से कॉपियां निकलती हैं, कि अपने आप में ऐसा कोई हस्तक्षेप ना हो, अपने आप ही जो है प्रति की जो है शुद्धता विनिश्चित करती, ऐसी आपके द्वारा करेक्शन करके नहीं, जैसी की तैसी आपने एक बार फोटो कॉपी रखा और उससे जो जितनी भी कॉपियां निकलेंगी वो क्या है, वो सेकेंडरी एविडेंस है। आपने फोटो कॉपी, आपने मूल दस्तावेज रखा, उसके बाद जितनी फोटो कॉपी ऑटोमेटिकली निकलती है, आपको 10 पन्ने चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, वो सब एक बार में इकट्ठे निकल आते हैं ना, तो वो सारी चीजें क्या है, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस कब है, जब तुलना की गई। ये कह रहा है तुलना मतलब मिलान के, भाई जो ठीक निकला है, जैसा ओरिजिनल था वैसे ही निकला है, आपस में तुलना की गई, तो ऐसी प्रतियां भी क्या है, ऐसी प्रतियां भी सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएंगी। आगे कहता है मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रति। अब ये कह रहा है कि अगर मूल से बनाई जाती है कोई प्रति,
या उससे तुलना कर ली जाती है, बनाने के बाद तुलना की जाती है, तो वो प्रति भी जो है सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है। आगे कहता है उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों की प्रतिलेख। क्या कह रहा है ये कि जिन्होंने उसको निष्पादित नहीं किया है उनके प्रतिलेख, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध, जो अपन ने पहले पढ़ा था कि अगर दो दस्तावेज एग्रीमेंट वाले हैं, एक पे आपने साइन कर दिए, हमारी प्रति पे जैसे अपने एग्रीमेंट कराया, दो प्रतियों में एग्रीमेंट कराया, एक प्रति पे हमने उनके दस्तखत, हमको अपने दस्तखत, जैसे हमने एग्रीमेंट किया तो हमें अपने दस्तखत से तो मतलब है नहीं, हमें तो तुम्हारे दस्तखत चाहिए ना, कि ताकि हम साबित कर सके बाद में अगर कोई विवाद हो, तो हमने तुम्हारे दस्तखत वाला पन्ना रख लिया अपने पास और तुमको अपने दस्तखत वाला दे दिया। तो ये कह रहा है इसके बारे में जो हमने निष्पादित नहीं किया, हमने ये निष्पादित किया, इसने ये निष्पादित किया है, तो इसके लिए प्राथमिक साक्ष्य ये है और इसके लिए प्राथमिक साक्ष्य ये है। आगे कहता है किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। अब ये भी याद रखेंगे कि मौखिक वृत्तांत मतलब अंतर्वस्तु, जैसे कोई पुस्तक है, इसमें जो चीज लिखी हुई है, जो उस मौखिक चीज को जो है पढ़ करके मैं बता रहा हूँ कि फलानी चीज है, ऐसा ऐसा उसमें लिखा है, उस पुस्तक में लिखा है, इस बैरक में फलानी चीज लिखी है, ये हम बता रहे हैं आपको बैरक में पढ़ के, उसका मौखिक वृत्तांत बता रहे हैं, पढ़ के हम मौखिक वृत्तांत आपको ये बता रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सेकेंडरी एविडेंस है। ये काय का सेकेंडरी एविडेंस है, इस पुस्तक का सेकेंडरी एविडेंस है। ठीक है, तो जो हम मौखिक वृत्तांत बता रहे हैं पढ़ के, वो क्या है, वो सेकेंडरी एविडेंस है। आगे कहता है दृष्टांत किसी मूल का फोटो चित्र यद्यपि दोनों की तुलना ना की गई हो, तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटो चित्रित वस्तु मूल थी, उस वस्तु के अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य हो। ये फोटो के कह रहा है, पहले नेगेटिव वगैरह चलते थे ना, तो ये कह रहा है उससे बनाया गया हो, तो ये सारे दस्तावेज क्या हो जाएंगे, जो भी प्रति फोटो वगैरह बनाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगे। आगे कहता है किसी पत्र की वह प्रति जिसकी तुलना उस पत्र से, जो पत्र वगैरह की, तो ये उदाहरण आप देख लेना, एक मैं बता देता हूँ, ये वाला पत्र की प्रति से कर ली गई है, प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी। ये यंत्र द्वारा की गई तैयार प्रतिलिपि के बारे में कहता है कि जो भी पत्र वगैरह हैं जो तैयार किए जाते हैं, आपने देखा होगा कि पहले टाइपराइटिंग चलती थी, तो पहले लोग लेटर जो है टाइप करके भेजते थे। आपने देखा होगा कि उसके पीछे अगर आपको दो प्रतियों में चाहिए तो वो टाइपराइटर एक कार्बन लगा देता था, उसके पीछे दूसरा पन्ना लगा देता था, तो मूल के पीछे एक कार्बन कॉपी जो है उसकी आ जाती थी। तो ये कह रहा है इस तरीके से अगर बनाया जाता है तो वो भी क्या है, वो भी उसका सेकेंडरी एविडेंस है। हालांकि इसके उदाहरण कोई खास नहीं है, लेकिन इसके सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 64 क्या कहता है। 64 कहता है दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। क्या कह रहा है, दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए। अभी अपन सेकेंडरी पढ़ रहे हैं और ये क्या कह रहा है कि प्राथमिक साक्ष्य कहाँ कह रहा है, 64 में। इसीलिए ये सेक्शन भी याद रखना है कि दस्तावेजों को कैसे साबित करेंगे, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा कब साबित करेंगे, कौन सी धारा कहती है, 64 कहती है, और 65 जो है व्यवस्था जिसमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो दोनों याद रखना है। 64 कहता है कि आप प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करेंगे, और 65 वो दशाएं बताता है जब प्राइमरी एविडेंस की जगह आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये कहता है दस्तावेज तस्मिन पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जाए। तस्मिन पश्चात ये कह रहा है कि धारा जो 65 में वर्णित दशाएं उनको छोड़कर, ये कह रहा है धारा 65 में जो वर्णित दशाएं उनको छोड़कर जो है आपको प्राथमिक ही एविडेंस देना पड़ेगा। हर मामले में आपको प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा, सिवाय धारा 65 की जो उसमें जो तरीके बताए हैं उनको छोड़कर। अगर वो परिस्थितियां नहीं है तो फिर आपको प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा हर मामले में। अब वो दशाएं कौन सी हैं, 65 कहता है कि जब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, इंपॉर्टेंट है दोनों। ये कहता है वे अवस्थाएं जिसमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, मतलब इनके अलावा अगर ये अवस्थाएं नहीं है तो फिर प्राइमरी एविडेंस आपको देना पड़ेगा। तो सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हो आप, कहाँ बताया गया है, 65 में बताया गया है। ये कहता है किसी दस्तावेज के अस्तित्व दशा या अंतर वस्तु का द्वितीय साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है, पहला कहता है जबकि यह दर्शित कर दिया जाता है या प्रतीत होता है कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या सक्तधीन है, मतलब उसके पावर में हो, उसको कंट्रोल में है। सक्तधीन मतलब उसकी शक्ति के अधीन है, उसके कंट्रोल में है और आपके कब्जे में नहीं है, आप नहीं ले सकते। जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना है, मतलब जिसके विरुद्ध आप साबित करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ आप वाद लाते हैं, उसी के कब्जे में वो जो है वस्तु, वो डॉक्यूमेंट वगैरह है।
अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है, या ऐसी आदिका के अध्ययन नहीं, या फिर न्यायालय की आदेशिका ऐसी कोई दस्तावेज हो जिस पे न्यायालय अपनी आदेशिका जारी नहीं कर सकता, या फिर न्यायालय की जो क्षेत्र अधिकारता होती है, अधिकारता होती है, उससे वो बाहर है। मान लो विदेश में है कोई चीज, है ना, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज है, आपके पास सेकेंडरी एविडेंस है। अब न्यायालय आपसे ये नहीं कह सकता कि साहब वो ब्रिटेन से लेके आई है, अमेरिका से लेके आई है ना, तो उसके बदले में, या मान लो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, या जिसके विरुद्ध वाद ला रहे हैं उसी के कब्जे में, अब उसके कब्जे में आप उसी के खिलाफ वाद ला रहे हैं, वो क्यों देगा? तो उसके लिए फिर आपको एक थोड़ा सा सहूलियत रहती है कि उसकी बदले में आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अधिधीन है, आदेशिका के अधिधीन नहीं है, तो उससे पेश करने के लिए वैध रूप से आवद्ध है, जबकि वो ये कहता है कि वो और जो प्राइमरी एविडेंस था अगर होता तो आप उसको वैध रूप से पेश करने के लिए क्या है, बाध्य, मतलब आप में अधिकारता है, आप उसे पेश कर सकते हैं। तो जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता, ये एक कंडीशन हो रहा है कि सूचना के पश्चात पेश नहीं करता। मान लो जिसके खिलाफ हम वाद ला रहे हैं उसके कब्जे में वो जो है डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिसको हम साबित करना चाहते हैं, हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस है, तो पहला नियम तो यही कहता है कि प्राइमरी एविडेंस पेश किया जाए। हमने उसको सूचना दी, वो व्यक्ति पेश नहीं करता है, तो जब वो व्यक्ति पेश नहीं करता है, सूचना देने के बाद भी पेश नहीं करता है, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी जगह आप उसका सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हो। ठीक है, आपने सूचना दी, जानकारी दी कि वो फलाना दस्तावेज आप न्यायालय में पेश करें, वो पेश नहीं करता है या आपको नहीं देता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसकी जगह आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हो। कब पेश कर सकते हो, लेकिन जब आप देने के लिए सक्षम हो, वो दस्तावेज पेश करने के लिए आप में सक्षमता हो, तब आप उस दस्तावेज को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में पेश कर सकते हो। आगे कहता है अगला कि जबकि मूल के अस्तित्व दशा अंतर वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है, उसके प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब जो दस्तावेज मूल थी उसके प्रति जो मूल है, अब वो मूल तो नहीं देता लेकिन उसका कोई प्रतिनिधि वगैरह होगा, उसने जो आपके पास सेकेंडरी एविडेंस है उसने क्या कर दिया, उसको प्रमाणित कर दिया कि साहब जी हाँ बिल्कुल ओरिजिनल जो है हमारे पास है और जिसकी सेकेंडरी कॉपी है, मतलब एक तरीके से ऑथराइज कर दिया। और तो उसको उसका भी क्या कर सकते हैं आप, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ऐसी दस्तावेज का भी आप क्या दे सकते हैं, सेकेंडरी, मतलब उस अवस्था में भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी कोर्ट में गए, किसी मान लो कोई विभाग में गए, आप विभाग से कोई दस्तावेज वगैरह आप लाते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो वहां जमा रहता है, वो लोग क्या करते हैं, प्रमाणित करके दे देते ना, हाँ ये ओरिजिनल है, तो वो प्रमाणित जो दस्तावेज है वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में पेश किया जा सकता है। आगे कहता है जबकि मूल नष्ट हो गया है या खो गया है, ये इंपॉर्टेंट है, अथवा उसकी अंतर वस्तु को साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम अपेक्षा से उद्भूत अन्य किसी कारण से उसे युक्ति समय में पेश नहीं कर सकता। तो ये कह रहा है जबकि मूल ही नष्ट हो गया है, जो मूल था, जो उसका मूल था वो समाप्त हो गया, नष्ट हो गया है या खो गया है, मिल नहीं पा रहा है, तो सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा फिर जो है आप उसको साबित कर सकते हो। उदाहरण के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया, मूल खो गया, तो क्या आप सेकेंडरी जो फोटो कॉपी रखी है आपके घर में, उसकी प्रिंट आउट तो सब लोग रखते ही हैं, तो उसके द्वारा फिर उसको साबित किया जा सकता है। अगला कहता है जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अब ये कह रहा है कि जो मूल है वो इस प्रकृति का है कि आप न्यायालय में ला नहीं सकते, तो जब आप न्यायालय में नहीं ला सकते तो फिर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आप न्यायालय में पेश कर सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस के रूप में। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कोई दस्तावेज ऐसी अवस्था में है जो न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, मतलब उसको आसानी से नहीं लाया जा सकता, तो क्या करेंगे आप, तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आप न्यायालय में पेश कर सकते हैं। प्रमाणित प्रतिलिपि मतलब उसका सेकेंडरी एविडेंस, तो आप उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि क्या कर सकते हैं, न्यायालय में पेश कर सकते हैं। आगे कहता है जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज, तो कह रहा है कोई लोक दस्तावेज, तो लोक दस्तावेजों की भी जो है आप प्रमाणित प्रतिलिपि जो क्या कर सकते हैं, न्यायालय में पेश कर, मतलब उसका भी सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। लोक दस्तावेज मतलब जिस कार्यालय वगैरह में जो भी दस्तावेज वगैरह होते हैं, तो उनकी तो आप ओरिजिनल तो रिकॉर्ड से निकाल नहीं सकते, उसकी जगह आपको क्या मिलता है, प्रमाणित प्रतिलिपि ही मिलती है, तो वो प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा आप उसको न्यायालय में पेश कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस के रूप में। वो प्रमाणित प्रतिलिपियां क्या होती है, प्रमाणित प्रतिलिपि सेकेंडरी एविडेंस होती हैं, तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जो है आप न्यायालय में पेश कर सकते हैं। आगे कहता है जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना अधिनियम द्वारा भारत में प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है, या फिर उसको अनुमति दी गई है कि आप इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर, कुछ आप देखते सरकार ने भी छूट दे रखी है कि साहब आप प्रमाणित प्रतियां वगैरह लगा सकते हैं, तो अगर इस तरीके की छूट वगैरह दे रखी है तो वहां भी आप जो है प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर सकते हैं।
आगे कहता है जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती, वहां उस तथ्य का साबित किया जाना संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। ये कह रहा है कि कई प्रतियों में वगैरह बने रहते हैं जहां न्यायालय ढंग से उसकी वगैरह नहीं कर पाता, तो ऐसे मामले में जो है उसको उस तरीके से जो है प्रमाणित प्रतिलिपि वगैरह द्वारा जो है पेश किया जा सकता है। आगे लिखा है अवस्थाएं का खा घा में दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कोई भी द्वितीय साक्ष्य गिरा है, कौन सी? पहला जो कह रहा है ए वाला, और उसके बाद सी वाला, और आपका डी वाला। ए सी और डी जो है इसमें जो है आप उसका प्राइमरी एविडेंस दे सकते हैं। ए में क्या कहता है दर्शित हो गया है, या क्या दर्शित हो गया है कि प्रतीत होता है कि मूल व्यक्ति के कब्जे वगैरह में है उसमें, तो आप उसमें दे सकते हो। दूसरा कहता है कि जबकि मूल नष्ट वगैरह हो गया, वहां भी आप दे सकते हो। और चौथा कहता है कि मूल इस प्रकृति का है कि न्यायालय में आसानी से नहीं लाया जा सकता, उस अवस्था में जो है आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस उसका दे सकते हो। बी कहता है वह लिखित स्वीकृति गिरा है, तो ये बी में कहता है कि इसकी लिखित स्वीकृति के द्वारा उसको जो है न्यायालय में पेश, जो बी तो लिखित ही स्वीकृति थी कि वो उसको स्वीकृत कर देता है, उसका जो भी प्रतिनिधि वगैरह होता है उसको स्वीकृत कर देता है, तो उसके द्वारा जो है उसको दिया जा सकता है। इसके बाद जो है ई है, क्या है, यू और एफ में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति गिरा है किंतु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य गिरा नहीं है। तो ये कहता है जो प्रमाणित प्रति है, जो क्या कहते हैं जो सरकारी विभाग वगैरह होते हैं उनमें जो दस्तावेज उनकी आप प्रमाणित प्रतिलिपि वगैरह जो है पेश कर सकते हो। आगे कहता है छामे दस्तावेज के साधारण परिणाम या साक्ष्य की ऐसी व्यक्ति द्वारा पेश किया जा सकेगा जिसने उसकी परीक्षा की है और ऐसी दस्तावेज की परीक्षा करने का कौशल है। तो जो व्यक्ति परीक्षा वगैरह की है, जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंटों के बारे में कह रहा है, जो लास्ट वाला है कि कोई बड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो जिसने भी उसकी परीक्षा की है, जिसने भी उसको पढ़ा है, जो भी उसके बारे में नॉलेज रखता है, जानता है, तो उसका एविडेंस दिया जा सकता है। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी न्यायालय आसानी से परीक्षा नहीं कर सकता, जिसने भी उसका अध्ययन किया होगा, जिसने भी उसको पढ़ा होगा, जिसने भी उसको समझा होगा, उसका साक्ष्य जो है न्यायालय में दिया जा सकता है। अब देखिए 65A, ए वाले जितने हैं वो अलग से याद करने हैं। 65A कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में जो है विशेष उपबंध कहाँ दिए गए हैं? 65A में दिए गए हैं। एक मिनट, कहां तक जाता है ये देख लीजिए। ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु धारा 65B के उपबंधों के अनुसार साबित की जा सकेगी। ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु जो है 65A और 20 सेक्शन है, तो 65B के तहत जो है साबित की जा सकती। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित कर सकते हैं? 65B के तहत साबित कर सकते हैं। 65B कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। 65B काय से संबंधित है? ये पूछा जाता है मोस्टली ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित धारा है, तो ग्राह्यता से संबंधित धारा 65B है। ये आपको सेक्शन याद रखना है। देखिए क्या कहता है, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, काफी बड़ा है ये, इसको कल पढ़ेंगे। तो ग्राह्यता पहले इस 65A से ही पढ़ेंगे, तो 65A से 65B कल देखेंगे, तो इसका जितना हो जाएगा बाकी कल, क्योंकि काफी बड़ा है, वो नहीं पाएगा अभी, इसको कल देखेंगे। चलिए।